जब ढके छुपे अल्फाज में सियासी क़यादत पे तनकीद किया, मिलनी क़यादत से मुतमईन है क्या? जैसे कुल जमाती तंजीम का भी एक वक़्त गया, तो ऐसा लगता है कि कुल जमाती तंजीम भी चापलूसी करके आ गई, ऐसा मैं सुना जो है। बात ऐसी है कि शहर का दबदबा निहाल साहब से था। निहाल साहब सियासी आदमी थे। शहर का दबदबा रखना ये सियासी आदमी की जिम्मेदारी है। उल्मा का काम अपनी जगह है, वो अपनी जगह कर रहे हैं। मैं उन पर इसलिए तनकीद नहीं कर सकता कि उल्मा जो है वो अपने हिसाब से काम काज करते हैं। वो शहर के दबदबे के जिम्मेदार वो नहीं है। शहर जिसको दिया है वोट, शहर ने जिसको यानी ताकत दी है, उसकी जिम्मेदारी है शहर का दबदबा और विकार रखना। तो शहर ने जिनको वोट दिया वो भी तो उल्मा है। मैं सियासी तौर पे बात करता हूँ। मैं 24 घंटा सियासी आदमी हूँ। मैं सिर्फ सियासी बात करता। मेरे लिए सियासी तौर पर कोई बात है तो मैं उस पर तनकीद करूंगा। उल्मा के नाते मैं किसी भी आलिम पर कभी तनकीद नहीं करता, ना आगे करूंगा। मुख्तलिफ सियासी लीडरान इस मामले में संजीदा नजर आ रहे हैं, लेकिन हर कोई तो अपने तौर पर इंफरादी कोशिश कर रहा है। मुझे तो कोई संजीदा ही नहीं नजर आ रहा, तो मैं क्या उनकी कार्रवाई पे बात करूं। मुस्तकीम भाई, जनता दल क्या करेंगी अब इस मामले में? आवाम तक आपका पैगाम पहुंच रहा है, लेकिन और आगे क्या करेंगे? मैं तो बोला ना कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। हम इसलिए महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर और गवर्नर से मिलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर जमहूरियत में जो इंसाफ का रास्ता है जमहूरी तौर पे, वो इस बात मैं इससे पहले भी बोला कि अमन मार्च से हम निकालेंगे, ताकि अवामी जो रुझान है वो सरकार और प्रशासन तक जाए। मालेगांव शहर में 1 अप्रैल को जो वाकया हुआ, वो शहर के विकार और दबदबे का सवाल था। जहां शहर के विकार और दबदबे का सवाल था, वहीं कानून और पुलिस का दबदबा, इसका भी सवाल था। 3 दिन के बाद जब हमने डिमांड की कि 24 घंटा हो जाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुई, तो 3 दिन के बाद एफआईआर की गई। मगर एफआईआर में जो दफात लगाई गई वो सारी दफात बेलेबल है। जानबूझकर ऐसी दफात लगाई गई जो आसानी से आदमी को बेल मिल सके। 143, 147, 148, 149 और 427। हमारा बोलना ये था कि जो मामला हुआ वो कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत किया गया काम था, और जो नारे लगाए जा रहे थे और जिस हिसाब से कुछ जगह पर पथराव किया गया, जो हिसाब से वो लाठी डंडा लेकर आए, तो उस पर 153A के 2 मजाहिब के बीच में तनाव पैदा करना या फसाद कराना, ये मकसद था उस वक्त उनका। क्योंकि जुलूस जहां से निकला, हमारी मालूमात में वो ब्रज भाई का कौन सा गांव है, सिरपुर से लेकर यहाँ तक गढ़ तक कहीं पर पथराव नहीं किया गया। उसी हिस्से में पथराव किया गया जो मुस्लिम एरिया था, जहां मुसलमान बड़ी तादाद में रहते थे, और कहीं पर इश्तियाल अंगेजी नहीं हुई, कहीं पर पथराव नहीं हुआ। हमेशा गढ़ के लोग इस हिस्से से जाते हैं, कभी कोई तनाव नहीं होता। हमेशा मालेगांव शहरियान का हुस्न सलूक उनके साथ बेहतर होता है, और हम आगे भी यही चाहते हैं कि बेहतर रहे। मगर जब कानून सही ढंग से अपना काम नहीं करेगा तो ऐसे इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों की हिम्मत खुलेंगी और शहर का दबदबा खत्म होगा। मैंने पीछे भी कहा था कि एक मंत्री के दबाव में ये सारे कामकाज किए गए हैं। एक मंत्री का लड़का है जिसने 1 अप्रैल से पहले सब व्हाट्सएप पर और उस हिस्से में घूम घूम कर ये बोला गया कि सुरक्षा के साथ लाने के लिए 40 गांव फाटे पर चला जाए। वो बाकायदा व्हाट्सएप पे चला। मैं इसको भी पुलिस की कमजोरी मानता हूं कि कोई भी फर्द कानून में किसी भी मामले में ये नहीं बोल सकता कि हम सुरक्षा से लाएंगे। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है और वो बखूबी दे सकती है। ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी नीचे बताने की कोशिश की गई कि हम सुरक्षा के साथ लेके आएंगे। पुलिस का दबदबा और पुलिस के विकार को ठेस पहुंचाई गई।
ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमारा मुतालबा यही है। सरकार में बैठे हुए बड़े मंत्री, जिनके आगे हमारे शहर के कुछ लीडरान मुर्गा बने हुए हैं, वो आवाम के लिए खड़े होने की उनके अंदर ताकत ही नहीं है। वो क्यों मुर्गा बने हैं, ये हमारी भी समझ में नहीं आता कि मालेगांव शहर के विकास और दबदबे का जब सवाल आए तो तुम एक मंत्री के आगे अगर मुर्गा बनेंगे तो आवाम का हाल, आवाम की परेशानी, आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर कौन बात करेगा? इस शहर ने हमेशा देखा, निहाल साहब के वक्त से, कि शहर के विकार की बात हो, शहर के दबदबे की बात हो, हमने हमेशा जनता दल ने उसे कायम रखा। और इस मर्तबा तो कानून का भी सवाल आ गया कि कानून का विकार और दबदबा कितना है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो एफआईआर में ऑल ऑफेंसेस आर बेलेबल, उसके बाद जो एफआईआर की गई अब उसमें जानबूझकर गलती की गई या अनजाने में की गई, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्योंकि 12 नवंबर के वक्त 5 बजे के आसपास शाम में जो मामला हुआ, 12 घंटे में सुबह 5 बजे तक 5 एफआईआर हो चुकी थी, जिसके अंदर लगभग 100 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए थे। उसके अंदर ऐसा हुआ कि 1500 से 2000 लोग अनजान, जो जिनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा मेंशन किया गया। ये सारे मामलात, और उस वक्त भी उसमें मैंने चार्जशीट जेल में पढ़ी थी। उस चार्जशीट में 12 नवंबर के जो रिपोर्ट बनाई गई पुलिस की तरफ से कि कुछ अंडर एज लोग, नाबालिग बच्चे पथराव किए, और वो अंडर एज जो हैं उनको उकसाने का काम फला ने किया। और आज पुलिस डिपार्टमेंट ये बोलता है कि कुछ लोग को हम पकड़े थे, वो अंडर एज थे, इसलिए हम छोड़ दिए। ये बात बराबर है कि 12 नवंबर में भी कोई अंडर एज या नाबालिग बच्चे पर एफआईआर नहीं हुई थी, मगर उनको उकसाने वाले पर हुई थी। तो आज जो अंडर एज थे, आज जो नाबालिग थे, उनको उकसाने का काम किसने किया, उसकी तफ्तीश, उसकी इंक्वायरी पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए। एफआईआर में जो बताया गया कि एक आदमी का नाम लिखा गया, रोहित पारदी, जिसका डीजे साखरी, धुलिया साखरी का बताया गया, MH43 AD 1461, वो मालक रोहित पारदी और उसके साथ 7-8 लोग। ये साउंड वाले की हमारी मालूमात है कि ये दोपहर में 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में मालेगांव से क्रॉस कर चुका था। और ऐसा बोला जाता है कि इसके साउंड में कोई मिस्टेक हुई थी, एरोमा के टाकिस के आसपास उसने उसको दुरुस्त भी करवाया। उसके पास सारे रिकॉर्ड होंगे। तुमने एफआईआर दाखिल करी बजरंग साउंड धुलिया साकरी वाले पर। उसके बाद हमारी मालूमात ऐसी है कि मालेगांव ये बजरंग साउंड साकरी का साउंड है, जो बजरंग साउंड के नाम से है। उसके बाद हमारी मालूमात ऐसी है कि जो साउंड को जब्त किया गया वो साउंड मालेगांव का है। इसमें आप देखेंगे बजरंग साउंड इंग्लिश में लिखा हुआ है साकरी, और मालेगांव का जो बजरंग साउंड है वो मराठी या हिंदी में लिखा हुआ है। ये मालेगांव का, इसे जमा किया गया। दिखती बात है कि कोर्ट में ये केस बिल्कुल कमजोर कर दिया गया कि साकरी आला अपनी बता देंगे कि मैं उस वक्त कहाँ था, क्योंकि जो वाकया हुआ वो रात का था। अब ये बजरंग साउंड रात में दिख रहा है टाइम के साथ 10:03 पर। ये इस तरफ से SS मोबाइल के आसपास का ये फोटो है। ये बजरंग साउंड मालेगांव का है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि साकरी का साउंड इधर से जा रहा है, वो बात समझ में आती है कि इस हिस्से से जाता है, मगर मालेगांव का साउंड क्यों इस तरफ लाया जाता और उसको वापस ले जाने का मतलब क्या है? अगर वो मालेगांव का साउंड उस हिस्से का है तो वो उधर से ही गढ़ के लिए जाए। इस हिस्से में प्लानिंग के तहत लाया गया। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि 120 भी लगना चाहिए, इसमें प्लानिंग हो रही है। और प्लानिंग में कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने भी बड़े मंत्री का बेटा हो या कोई मंत्री के कार्यकर्ता हो, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये साउंड दिख रहा है 10:13, तो ये इतनी बड़ी गलतियां पुलिस से कैसे हो रही है, ये बात भी हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैं इससे पहले भी बोला कि पुलिस उस वक्त जो भी उनके इंतजामात थे वो बेहतर थे,
कोई एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, मगर एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद उसमें कलम ऐसी लगाई गई जो हल्की कलम थी, और ये सारी चीजें जो बजरंग साउंड के नाम पे हुई, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इस तरह से एफआईआर की गई। इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि इसमें कौन लोग चल रहे हैं। 12 नवंबर में एक फुकारे वाला जो वारदात से 2 दिन पहले फुकारा किया था, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन नहीं किया उसने फुकारा, 2 दिन पहले फुकारा किया गया। उस फुकारे वाले को भी अरेस्ट किया गया। उस फुकारे वाले को 200 रुपया जिसने दिया था उस पर भी कार्रवाई की गई कि इसने 200 रुपया देकर उस पर फुकारा करवाया। तो मालेगांव बजरंग साउंड को हमारी मालूमात में 20,000 रुपया दिया गया। तो किसने दिया वो 20,000 रुपया, उसकी इंक्वायरी पुलिस को करना चाहिए कि एक जानबूझ के उस तरफ से इस तरफ लाना। और रात में वो हमको दिख रहा है कि रात में वो 10:03 के आसपास SS मोबाइल आगरा रोड की तरफ से वो साउंड जा रहा है। उसके बाद तुम बजरंग साउंड मालेगांव पर कार्रवाई करने के बजाय साकरी के बजरंग पर कार्रवाई कर रहे हो, जो दिन में ही यहाँ से चला गया। तो ये सारी बातें मैनिपुलेटेड लगती है कि जानबूझ के की गई है, या अगर पुलिस अनजाने में की है तो उसको पुलिस को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि इस शहर की आवाम में जो नाराजगी है वो दूर हो। हम ये चाहते हैं कि आवाम की बात, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा फर्ज है कि आवाम की जो बात है वो प्रशासन डिपार्टमेंट तक पहुंचे। इसलिए हम अवामी बात अवामी सतह पर रखते हैं। हम सरकार से कतई मुतमईन नहीं है, सरकार में किसी मिनिस्टर से मुतमईन नहीं है। इसलिए हम कानून की पासदारी के लिए सरकार के पास नहीं जाने वाले, क्योंकि सरकार में बैठे हुए मंत्री के ही प्रेशर में सारा काम काज जब हो रहा है तो सरकार से हम क्या उम्मीद लगाएंगे। लेकिन कानून की पासदारी करना ये पुलिस का आला अधिकारियों का भी काम है। इसलिए हम महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर या महाराष्ट्र गवर्नर से मिलके ये सारे मामलात उनके सामने रखेंगे, ताकि कानून का दबदबा, कानून का विकार कायम रहे। इसलिए मालेगांव शहर का दबदबा कायम रहे, कानून का दबदबा कायम रहे। हमने हमेशा ये बात बोला है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कानून से बड़ा इस मुल्क में कोई हो नहीं सकता। कानून ही सबसे बड़ा है, और कानून की पासदारी करना इन एजेंसियों का काम है। जो भी एजेंसी है ये जब अपनी नौकरी पे आते हैं तो ये संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की कसम खाते हैं। जब तुम संविधान की शपथ लेते हो तो संविधान ही सबसे बड़ा है, कानून ही सबसे बड़ा है, उसकी पासदारी करना आप पुलिस वालों का काम है। अगर मालेगांव शहर के पुलिस वाले कानूनी कार्रवाई में अगर सही ढंग से नहीं करे तो हम आला पुलिस अधिकारियों के पास जाएंगे। हमें अभी भी उम्मीद है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करेंगी, अगर यहाँ नहीं की तो आला अधिकारी करेंगे। मगर सरकार से हमें किसी भी किस्म का मतलब वो नहीं है कि सरकार इसमें कोई ऐसी कार्रवाई करे, क्योंकि उनके ही लोग यहाँ बैठे हैं जो प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर आवाम का होना चाहिए, प्रेशर कानून का होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती कायम रहे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। डीजे वाली जो बात बोले, कंफ्यूजन ये है कि शीरपुर वाले के ऊपर केस हुआ, डीजे मालेगांव का था, तो केस मालेगांव वाले पे करना चाहिए। हाँ, यही बात मैं बोला ना कि केस जो एफआईआर की कॉपी में जो नाम लिखा गया, डीजे धारक रोहित पारदी ओ त्याचे सोबत आलेले 7 ते 8 भाविकांनी, ये साखरी वाले पे किए। अब साखरी वाला तो कोर्ट में बोलेगा कि मैं तो 1 बजे और 3:30 बजे यहाँ था, रात में तो मैं था ही नहीं वहां पे, और डीजे जमा तुम मालेगांव का कर रहे हो। वो जाके बोलेगा कि मुझ पर तो एफआईआर ही नहीं है, तो मेरा डीजे ये क्यों जमा करे। तो ये कंफ्यूजन पुलिस ने जानबूझ के की या अनजाने में की, ये अहम सवाल है। एफआईआर हल्की करना, उसके बाद एफआईआर में इस तरीके से कंफ्यूज कर देना कि कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट जाती है कोर्ट उस पर फैसला करती है। कोर्ट बोलेंगी जब इस पर एफआईआर नहीं हुई तो मालेगांव के डीजे को छोड़ देंगी। जो मालक पे एफआईआर हुई है वो उसके प्रूफ बता देगा कि मैं उस वक्त नहीं था वहां पर, उसको छोड़ देंगी। तो ये इस कानून हमेशा कागज और रिपोर्ट पर फैसला करती है कोर्ट। तो जब तुम्हारी रिपोर्ट ही बराबर नहीं है तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। इस मामले को लेकर एसपी या डीवाईएसपी से आपकी मुलाकात हुई क्या कि यार भी इस तरीके का मामला है, नहीं, अभी तो इस मामले में मेरी उनसे नहीं बातचीत है। मैं बोला कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की जो बात है वो अवामी जरिए से रखेंगे। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट अगर हमको बोलेगा कि तुम ये सब बातें बोल रहे हो, उसके कोई तुम्हारे पास प्रूफ है क्या, हमको अगर नोटिस देगा
तो हम पुलिस की जाकर मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि पुलिस के सामने हम सारे मामलात रखें, क्योंकि हम ये सारी इंक्वायरी इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस की भी मदद हो। अगर पुलिस कोई गलत लाइन पर काम कर रही है तो उसकी भी मदद हो, इसलिए हम ये सारी इंक्वायरी कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हमने भी कई फुटेज और सीसीटीवी अभी भी हमने निकाले हैं, उसमें कुछ लोग हमको दिख भी रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हुआ है वो आगे से ना हो। अगर कार्रवाई सख्त नहीं हुई तो आगे से हालात और खराब होंगे, क्योंकि जो भी अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं और मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो मेरी हिम्मत खुलेंगी। यही फितरी बात है इंसान की। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होंगी तो उसकी हिम्मत खुलेंगी, और कानून में किसी की हिम्मत नहीं खुलना चाहिए, यही कानून बोलता है।